हेलो एंड वेलकम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑनलाइन फॉर्म्स आपको अवेलेबल है भरने के लिए। और इसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल मोड है भरने के लिए, वो है जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट या सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट। आप कोई भी ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए अगर पेमेंट मांग रहा है तो कृपया ऐसी धोखाधड़ी से बचें। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के ये यूनिवर्सिटी के फॉर्म 7 जुलाई से 31 जुलाई तक अवेलेबल है। लेकिन आप 31 जुलाई का वेट ना करें, क्योंकि जैसे ही आप जानते हैं कि लास्ट डेट अप्रोच होती है तो वहाँ पे बहुत बार बहुत से लोग एक साथ फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो साइट कभी कभी स्लो हो जाती है और आप उसे नहीं भर पाते। तो हो सके उतना जल्दी भरने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे मैंने देखा है कि मुझे बहुत से लोगों का क्वेश्चन आया है कि सर हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसिंग है, क्या है। हमने बहुत से ऑनलाइन वीडियो देखे, वहाँ पे हमें समझाया गया है कि फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ 19-20 है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके रिगार्डिंग आप एक वीडियो बनाइए। तो लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने एक वीडियो बनाया है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे लोगों को क्या क्या सवाल आ रहे, क्या क्या मुश्किलें आ रही, सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि कुछ कुछ लोगों को जानकारी ही नहीं है। मतलब मुझे जानकारी है लेकिन जिसे जानकारी होनी चाहिए उसे नहीं है। तो मेरा एक काम बनता है कि मैं अवेयर उनको करूँ। तो उसी हिसाब से उनको अवेयर करना भी हमारा काम है। दूसरी दिक्कत आती है कि मुझे फॉर्म तो भरना है लेकिन मुझे यही पता नहीं कि मेरे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं। जरूरी दस्तावेजों के बारे में मुझे पता ही नहीं है। तीसरा, कि आपके बहुत से सवाल है। मान लीजिए मेरे पास आधार कार्ड तो है, लेकिन आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो 2 साल पहले बंद हो चुका है, अब ओटीपी नहीं आएगा, तो मैं उसके लिए क्या करूँ, मैं किस कैटेगरी से फॉर्म भरूँ। तो ऐसी अलग अलग सवालों का जवाब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी फॉर्म भरने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिंगल मोड है ऑनलाइन भरने का। इसके लिए अगर आपसे कोई पेमेंट मांग रहा है तो प्लीज उन्हें कोई पेमेंट ना करें। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कौन से डॉक्यूमेंट आपको हैंडी रखने हैं, पहले से तैयार रखने हैं, वो भी हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। चलिए, सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब उन्हें कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे आपको अगर आपके पास अगर शक्कर नहीं है तो आप गुड़ से काम चला सकते हैं। तो उसके लिए आपको शक्कर और गुड़ एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, लेकिन नमक के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं। तो नमक हो गया आपका मैंडेटरी और गुड़ और शक्कर एक दूसरे के अल्टरनेटिव या फिर ऑप्शनल। तो हम उस सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट आपको एक्सप्लेन करेंगे जिस सीक्वेंस में आपको वो आने वाले एप्लीकेशन में पूछने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका कैंडिडेट्स आधार नंबर। ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछा जाएगा। मैं ऐसे मानता हूँ कि ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स आधार उनके पास होगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। उस पे जो मोबाइल लिंक है वो बराबर उनके पेरेंट्स का होगा। तो ओटीपी के लिए उन्हें कई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन जैसा हम जानते हैं कि 40% ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि आधार में नाम मिसमैच हो। मिसमैच का मतलब कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। संदीप नाम, किसी का नाम संदीप है लेकिन आधार कार्ड में उनका ऑफिशियल नेम ऐसे हो गया। तो ये डबल ई और यहाँ पे है आई, ये मिसमैच हुआ है। इसकी वजह से आधार कार्ड में आपका डेटा मिसमैच है। तो आपको क्या करना है, किसी का डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है, किसी का मोबाइल नंबर वहाँ पे लिंक नहीं है। मोबाइल नंबर लिंक है तो मोबाइल नंबर उनके पास है नहीं। तो उस केस में आप क्या करेंगे। चलिए, दूसरा है, आपको दूसरे डॉक्यूमेंट पूछेंगे, पेरेंट्स रेसिडेंट प्रूफ। अब ये डॉक्यूमेंट नंबर 2 और डॉक्यूमेंट नंबर 4 एक दूसरे को अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, अगर आपके पास ये जो 60% लोग हैं इनके पास सब क्लियर है तो ये वो लोग स्टूडेंट आधार के नंबर से भर सकते हैं। लेकिन जिनके पास ये नहीं है तो उनको पेरेंट्स का रेसिडेंट प्रूफ लेना मैंडेटरी है। पेरेंट्स के रेसिडेंट प्रूफ में कौन से डॉक्यूमेंट आएंगे, तो पेरेंट्स के रेसिडेंट प्रूफ में आएंगे आपके, मान लीजिए पेरेंट्स का आधार कार्ड है तो वो भी वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात देखिए, जो स्टूडेंट्स आधार करेंगे, मैं आपको आने वाले वीडियो में ही समझाने वाला हूँ। स्टूडेंट आधार कार्ड जो फिल करने वाले हैं, उन्हें सिर्फ स्टूडेंट के आधार कार्ड का नंबर डालना है। उन्हें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। वो मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। और यहाँ पे जो पेरेंट्स रेसिडेंट प्रूफ मांग रहे हैं तो यहाँ पे आप पेरेंट्स का आधार कार्ड डाल सकते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आप तहसीलदार कार्यालय से रहिवासी डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं, एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल, ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सेप्टेड रहेंगे। तो वो आप ये करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट एक दूसरे को अल्टरनेटिव है। उसके बाद तीसरा है, मान लीजिए यहाँ पे कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट। मतलब अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी में से है, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास अभी नहीं है तो चलेगा, आप फॉर्म फिर भी फिल कर सकते हैं।
लेकिन फ्यूचर में जब भी आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो आपको ये प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वो जो जब भी वो फ्यूचर में रिक्वायर्ड है आपको लगेंगे, लेकिन अगर आपके पास ये अभी नहीं है तो फिर भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं? मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में मतलब ये देखिए, आपके बच्चे का फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। उसके बाद है आपके बच्चे की सिग्नेचर का फोटो, और तीसरा है आप पेरेंट्स के सिग्नेचर का फोटो। तो ये आपको आने वाले डॉक्यूमेंट में लगने वाले हैं। तो चलिए हम एक डेमो फॉर्म फिल आपको करके बताएंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट, अभी डेमो फॉर्म फिलिंग के लिए आपको सबसे पहले होम टैब पे आना है, गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आप सर्च करेंगे JNVST ऑनलाइन फॉर्म या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये आप सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे ये वाला जो लिंक है ये आपको दिखेगा। अगर ये आपको लिंक नहीं आ रहा है, किसी कारणवश आपका साइट वाइट डाउन है, गूगल डाउन है, तो आपको ये लिंक हम सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से सीधा जा सकते हैं। जैसे मैं इस वाले वीडियो पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा है कि एक साथ ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से बहुत बार जो है वो वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो ये उसी का एग्जांपल है, आप देखिए। तो यहाँ पे जैसे ये पेज खुलेगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। इस प्रोस्पेक्टस को आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये प्रोस्पेक्टस खुलेगा। इसमें आपको जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर्म फिल करते समय कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी वगैरह, स्कूल क्या है, कैसे, इसमें आपको सिलेक्शन टेस्ट की प्रोसेस, सिलेबस वगैरह पूरी तरह से समझा दिया है। फिर आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो आपको क्लास सिक्स में आपका स्टूडेंट अभी आपका स्टूडेंट क्लास फिफ्थ में होना चाहिए, और क्लास सिक्स के लिए हम यह फॉर्म भर रहे हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला एक पेज ओपन होगा। तब यहाँ पे एक देखिए, हम पूरा पेज आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे दिखा है लास्ट डेट टू अप्लाई 31 जुलाई। अब ये मतलब ये फॉर्म का फिलिंग का डेट एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल वेट ना करें। एडमिट कार्ड है वो कम्युनिकेट बाद में किया जाएगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। एग्जामिनेशन का डेट है वो 28 नवंबर है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो मार्च और अप्रैल 2027 के आसपास ये हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। और कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई अपियर JNVST ओनली वंस, मतलब अगर इससे पहले आपके छात्र ने अगर JNVST का एग्जाम दिया है तो वो सेकेंड टाइम अप्लाई नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना है। ये पूरी बातें सिर्फ हिंदी में फिर से एक्सप्लेन की गई है। अब हम आते हैं ये वाले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब ये यहाँ पे हिंदी में भी दिया है नीचे, और ऊपर इंग्लिश में दिया है, तो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। हिंदी में भी सेम ही है। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल स्टेज, मतलब आपको जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक पेज का ही फॉर्म है, यहाँ पे आपको दूसरे पेज पे जाने की जरूरत नहीं है। The observation of OBC candidate, the reservation of the OBC candidate shall be implemented as per central list. OBC candidate not included in central list should be apply as general candidate. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो कैटेगरी ओबीसी में इंक्लूडेड है सिर्फ वही ओबीसी से फॉर्म भर सकती है। तो इसके लिए आपको सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट निकालना चाहिए। सिर्फ आपके स्टेट गवर्नमेंट ने जो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया है वो यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट होगा। अभी आपको फॉर्म भरते टाइम उसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। कीप द फॉलोइंग स्कैन कॉपीज रेडी बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग एप्लीकेशन, मतलब आपको एप्लीकेशन भरने से पहले मैंने जो आपको बताया है कि जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको कौन से बताए थे, ये वाले, ये जो तीन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, कैंडिडेट पासपोर्ट फोटो, कैंडिडेट के सिग्नेचर और पेरेंट्स के सिग्नेचर। तो यहाँ पे भी वही लिखा है। पहले कैंडिडेट के सिग्नेचर, इसकी साइज 10 से 100 KB के बीच में ही होनी चाहिए। उसके बाद पेरेंट्स सिग्नेचर, पेरेंट्स की सिग्नेचर चाहिए, उसकी साइज भी 10 से 100 KB के बीच में ही होनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, ये इसकी साइज भी 10 से 100 KB के बीच में ही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट, अगर आप इसमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो ही आप ये मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद आपको जैसे मैं बताया कि सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो ही आप ओबीसी कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, मतलब अगर किसी वजह से आपके पास कैंडिडेट का आधार कार्ड नहीं है तो आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा।
इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब एक गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया वो ये होना चाहिए। और बाकी तो इसमें सब हिंदी में, यहाँ पे लिखा है कि आपको फर्दर डिटेल फिल करने से पहले प्रोस्पेक्टस भरना है, प्रोस्पेक्टस एक बार चेक करना है। तो प्रोस्पेक्टस मैंने आपको जैसे इससे पहले वीडियो लाइन में दिखाया था। अभी आपको फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे दो ड्रॉप डाउन्स दिए गए हैं। तो पहले ड्रॉप डाउन में लिखा है कि आपने जो ऊपर लिखा हुआ है, यदि अभी अभ्यर्थी अभिभावक यह पुष्टि पर घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी ऊपर दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है, तो नीचे दिए बॉक्स पर क्लिक करें। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशंस है, यहाँ पे अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष में जेएनवीएसटी परीक्षा में भाग नहीं लिया है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अभ्यर्थी कक्षा 4 से प्राप्त प्रोन्नत होकर 31 जुलाई 2026 या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में 5वीं में विधिवत रूप से प्रवेश हुआ है, मतलब उसको 31 जुलाई 2026 में 4th से पास होकर क्लास 5th में जाना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा है कि 10 किलोमीटर के अंतर के आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका स्कूल का डिस्ट्रिक्ट वही होना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं और जिस नवोदय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं है तो आप 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर रहना चाहिए। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, कैंडिडेट जो है वो इंडियन नेशनल ही होना चाहिए। और ये आपको प्रोस्पेक्टस ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यहाँ पे लिखा है। और उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक भी है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वही प्रोस्पेक्टस खुलेगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और मेरे पास अभ्यर्थी एक का मतलब किसी के पास मेरे पास अभ्यर्थी का एक वैध आधार नंबर है, मतलब कैंडिडेट का एक वैलिड आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, अथवा किसी सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया माता पिता का एक वैध निवास प्रमाण पत्र है, मतलब किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है जिसमें आप रेसिडेंट है। ये कोई भी आपका कलेक्टर हो सकता है या फिर तहसीलदार ऑफिस से भी आप ये प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिया है, आपके पास आपने ये ऊपर का पूरा पढ़ा है तो यहाँ पे यस करना है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, क्या आपके पास आधार नंबर है? आधार नंबर मतलब पेरेंट्स का नहीं चाहिए, कैंडिडेट का चाहिए, स्टूडेंट का चाहिए जो अभी इस साल 5वीं में पढ़ रहे हैं। तो अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे वो पूछेगा कि आपको आधार नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आधार नंबर एंटर करके सबमिट करेंगे तो उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जो आपके आधार के साथ लिंक है। याद रखिए उस नंबर पे ओटीपी जाएगा जो आपके आधार के नंबर के साथ लिंक है। इसमें अभी दो प्रावधान आप कर सकते हैं। पहला, अगर आपके पास आधार से नंबर लिंक आपके पास नहीं है तो हो सके तो आप जल्दी से जल्दी वो नंबर अपडेट करा लीजिए आधार में और उसके बाद ये फॉर्म भरिए। लेकिन अगर वो 31 जुलाई से पहले हो पाएगा तो ही वो कीजिए, या तो फिर नहीं तो आप यहाँ पे सीधा सीधा नो कीजिए। अब नो करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है यूर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट कैंडिडेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंट, मतलब ये रेसिडेंट का जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के एक गवर्नमेंट का कोई भी एक आप सर्टिफिकेट ले आइए। तो इसमें आपको जैसे बताया कि कलेक्टर ऑफिस से आप रहिवासी दाखिला ले आ सकते हैं। आपका जो पेरेंट्स के आधार कार्ड है वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। पेरेंट्स का आधार कार्ड है वहाँ पे उसी डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन, मतलब उसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है नो, तो यहाँ पे मैं एक मेरा आधार कार्ड अपलोड करूंगा। जैसे ही अपलोड होगा फिर मैं सबमिट करूंगा। अब देखिए मैंने जैसे कैंडिडेट का आधार कार्ड नहीं भरा था, कैंडिडेट का आधार नंबर नहीं भरा था, तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट फिल की हुई नहीं है। लेकिन अगर मैं आधार कार्ड नंबर भरता और उसके बाद वाला ओटीपी यहाँ पे फिल करता तो कैंडिडेट का नाम बाय डिफॉल्ट आ जाता, पिताजी का नाम बाय डिफॉल्ट आ जाता, माताजी का नाम शायद नहीं आता, ये लिंक वगैरह भी मतलब उसका जो जेंडर है वो भी बाय डिफॉल्ट आ जाता और जन्म तारीख भी बाय डिफॉल्ट आ जाती। तो चलिए हम एक आपको एग्जांपल बताते हैं। अभी अभ्यर्थी का नाम, अब यहाँ पे हम लेते हैं संदीप, पिताजी का नाम संजय। मैं ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको अभ्यर्थी का पूरा नाम भरना है, मतलब उसका नाम और उसका सरनेम जो भी रहेगा, ये जो भी रहेगा उस हिसाब से आपको भरना है। माताजी का नाम, मतलब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं रानी। अब संदीप का जेंडर मेल फीमेल जो भी है उस हिसाब से आपको भरना है। उसको आपको जन्म तारीख
उसकी भरनी है। जन्म तारीख जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल में प्रोस्पेक्टस में बताया गया है कि 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के अंदर ही होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे 31 जुलाई बाय डिफॉल्ट लेते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे जो भी डालना है, तो आप यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल नंबर डालता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी, ये ऊपर के जो 6 के 6 कॉलम है ये मैंडेटरी है, जहाँ पे भी स्टार लगा है ये सारे मैंडेटरी है। अब इसके बाद हम आएंगे नीचे, यहाँ पे आपको भरना है कैटेगरी, आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। देखिए जनरल कैटेगरी, SC ST OBC या EWS। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको इन दोनों के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, अभी नहीं बाद में। EWS है, EWS कैटेगरी जनरल के अंडर ही है, लेकिन उनकी इनकम एनुअल इनकम कुछ एक स्पेसिफाइड लिमिट जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है उसके नीचे ही आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी मान लीजिए एक SC कैंडिडेट सर्टिफिकेट सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे लिखा है आप देखिए, ध्यान से देखिए, अपलोडिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी, हाउएवर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट में बी अपलोडेड। मतलब आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसे अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड करने का प्रोविजन नीचे दिया गया है। अगर आपका बच्चा किसी भी कारणवश से विकलांग है, मतलब वो फिजिकली हैंडीकैप है, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी, ऑर्थोपेडिक मतलब उसके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है, दूसरा होता है विजुअल मतलब आंखों में कोई प्रॉब्लम है, और तीसरा होता है हियरिंग, हियरिंग मतलब कान में कोई प्रॉब्लम है। तो आपको मान लीजिए अगर नॉर्मल है तो नन कीजिए, ऑर्थोपेडिक में फॉर एग्जांपल जिनको हैंडीकैप कैटेगरी से फॉर्म भरना है, डिसेबिलिटी कैटेगरी से, मैं उनके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऑर्थोपेडिक अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे देखिए दो के ऑप्शन आ रहे हैं। तो जिनको ये प्रॉब्लम्स है उनको एक पूरी तरह से पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं, वहां पे आपको इस तरह से भरना है। उसके बाद आपका पता आपको भरना है। उसके बाद आपका स्टेट, अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं जालना सेलेक्ट करता हूँ, कोल्हापुर सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिख के आएगा आप JNV कोल्हापुर के लिए यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए बीड सिलेक्ट कर, ये भंडारा सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे सीधा लिख के आया यू आर अप्लाइंग फॉर JNV भंडारा। तो जो भी है वो आपको उस हिसाब से अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। आपका जो भी रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है उसी के लिए आपको सिलेक्ट करना है, याद रखिए। उसके बाद ये किसी का आवासीय ब्लॉक है, इंटरनेट की स्पीड की वजह से शायद थोड़ा सा डाउन है, ये नहीं आ रहा है। उसके बाद NIOS में क्या आपका स्टूडेंट पढ़ा है वो आए। तो ये आपको पूछा गया है कि आपका स्टूडेंट NIOS है, मतलब क्या वो रेगुलर स्कूलिंग करता है या NIOS से पढ़ा है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स NIOS से मतलब नहीं होते हैं, वो रेगुलर स्कूलिंग ही करते हैं, तो आपको यहाँ पे NIOS के लिए नो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा गया है, क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास का जिला एक ही है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको यस ही करना है। तो उसके बाद ब्लॉक का आपको चयन करना है, ये अभी भी इंटरनेट की वजह से नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का स्कूल के नाम वगैरह आपको भरना है। यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड, आपकी स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है कि नहीं वो आपको बताना है। स्कूल की स्थिति मतलब रूरल या अर्बन है। अभी आपको एक चीज याद रखना है, गवर्नमेंट में इन्होंने विलेज मतलब रूरल एरिया है, मतलब जो गांव देहात वाला एरिया है, उसके लिए 75% आरक्षण प्रोवाइड किया है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपका स्टूडेंट जो है, आपका जो विद्यार्थी है, वो कक्षा 3, कक्षा 4 या कक्षा 5 इनमें से किसी में भी एक दिन के लिए भी वो अर्बन स्कूल में नहीं पढ़ा होना चाहिए। तो यही उसकी मैंडेटरी है। तो अभी तो आपको ये कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने को नहीं कहेगा, लेकिन जब भी आपका बच्चा इनकेस सिलेक्ट हो जाता है स्कूल में, तो वहां पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं। तो इसमें कोई भी गलत जानकारी मत भरिए, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिखिए, 3rd 4th और 5th का, ये रिकॉग्नाइज नॉन ये जो भी है वो आपको लिखना है। स्कूल की स्थिति आपको रूरल अर्बन वगैरह करनी है। उसके बाद यहाँ पे जनरली सबका जो एडमिशन अप्रैल में ही होता है और रिजल्ट मार्च में ही लगते हैं, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। अगर आप में कोई चेंज है उसमें तो आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट्स बताए थे, सबसे पहले यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको ये फोटो सिलेक्ट करना है। आपको जैसे मैंने बताया है कि आपको 100 10 से 100 KB के बीच में ही उसकी साइज होनी चाहिए।
पहले है कैंडिडेट्स का फोटो, दूसरा है कैंडिडेट के सिग्नेचर, तीसरा है पेरेंट्स के सिग्नेचर और चौथा है श्रेणी प्रमाण पत्र। अभी ये आपके पास है तो भरिए, और अगर नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसको सेव और प्रीव्यू कीजिए। जैसे ही आप सेव और प्रीव्यू करेंगे तो आपको एक फॉर्म दिखाएगा। यहाँ पे ये बहुत सी जानकारी मैंने नहीं भरी है, इसलिए वो मुझे बोल रहा है कि सारी जानकारी भरी है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव और प्रीव्यू करेंगे तो आपको आपका एक फॉर्म एक रॉ फॉर्म में दिखाएगा, मतलब उसमें अभी भी आपके पास एडिट का ऑप्शन है, लेकिन उसके बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आपके पास कोई एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप फॉर्म भरते समय 100% आप अपने हिसाब से ये फॉर्म पूरी तरह से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही सबमिट कीजिए। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगा तो भी चलिए, लेकिन एकदम शांति से भरिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। आशा है ये वीडियो जो अब मैंने आपको समझाया ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको इस फॉर्म की लिंक, प्रोस्पेक्टस की लिंक, ये सारे इसी में प्रोवाइड किए जाएंगे। नीचे दिए वाले जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप ये देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।